नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के 3 प्रश्न या 3 विषय। क्या गोधरा का जिन फिर निकलेगा? दूसरा, क्या ओम प्रकाश राजभर हैं नए राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक? और तीसरा, क्या शराब नशे के बिना पॉलिटिक्स चल सकती है? मैं इस पे आगे बढ़ूं और आप इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे फिर से एक बार पुनः आग्रह है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त मित्रों में इसको थोड़ा शेयर कीजिए और हो सके तो फेसबुक पे भी जाके इसको फॉलो कर लीजिए, इसके पेज को। और जो आर्थिक सहायता है वो थोड़ी अगर आप लोग मेंबरशिप के द्वारा या वन टाइम एक बार मदद के द्वारा कुछ करेंगे तो हमें चैनल को चलाने में और आसानी रहेगी। अब सबसे पहले आ जाएं, क्या गोधरा का जिन फिर निकलेगा? अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। अब वो मैं सुनवाई की बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरा थोड़ी देर के लिए रिकैप कर लें जल्दी से कि क्या हुआ था। गोधरा कांड सबको याद है। 27 फरवरी 2002 में ट्रेन जा रही थी और कैसे उसमें वो ट्रेन जलाई गई, लोग उसमें मरे। और उसके बाद गोधरा और उसके बाद एक बड़ा वहाँ पे मारकाट मची। गोधरा का एक ट्रेजिडी बोलेंगे, देश के ऊपर एक भयावह स्थिति आई और बहुत से लोगों ने अपनी जान खोई। उसी समय 28 फरवरी को अहमदाबाद में जो 6th लोकसभा थी, उसके एक MP साहब थे, एहसान जाफरी साहब। एहसान जाफरी साहब को उनकी गुलबर्गा सोसाइटी से निकाल के कुछ जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अब उनको आप उपद्रवी बोलिए, जो भी बोलिए, इन लोगों ने बहुत से लोगों की हत्याएं की और इनको एक तरह से जिंदा जलाया, ये सब काम किए। इसके बाद गोधरा का जो भी उपद्रव हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉन्ग्निजेंस लिया था। ये लंबी कहानी सब आप लोगों को मालूम है। एक SIT गठित हुई थी और उस SIT ने पोस्ट गोधरा रॉयट, मतलब जो गोधरा इंसिडेंट हुआ था 27, उसके बाद का जो रॉयट हुआ था उसकी जांच के लिए SIT गठित हुई। उस SIT ने एक जांच की और जांच में उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर जो गुजरात के थे, नरेंद्र मोदी जी, उनको और 63 और लोगों को क्लीन चिट दे दी। मतलब उन्होंने कहा कि इनसे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और इसको क्लोजर रिपोर्ट बोलते हैं। और ये क्लोजर रिपोर्ट अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल कर दी गई और मान लिया गया कि इसमें कोई दोषी नहीं है। अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब कहाँ से बात शुरू हुई? जो एहसान जाफरी साहब थे, उनकी पत्नी का नाम जाकिया जाफरी है। अब जाकिया साहब भी ज़ईफ़ हैं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ वो उम्र दराज हैं, ज़्यादा उम्र की हैं, लेकिन चूँकि उनके शौहर की हत्या हुई थी तो वो इसको ठीक से परस्यू कर रही हैं। तो जाकिया जाफरी साहिबा ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया। पहले उन्होंने उस मैजिस्ट्रेट के यहाँ किया और फिर गुजरात हाई कोर्ट में किया कि ये क्लोजर रिपोर्ट ठीक नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 5 अक्टूबर 2017 में, जिसके द्वारा उसने मैजिस्ट्रेट द्वारा जो उस क्लोजर रिपोर्ट को SIT को ठीक माना गया था, उस निर्णय को अपहेल्ड किया, उसको ठीक माना। अब उस निर्णय के खिलाफ जाकिया जाफरी साहिबा सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब उन्होंने इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में अभी कल परसों जस्टिस खानविलकर के नेतृत्व में एक 3 जजों की बेंच है, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार। उनके यहाँ ये बहस चल रही है, इस पे बातचीत हो रही है। जो ऑलरेडी पिटिशन लेके जाकिया जाफरी साहब आई हैं अगेंस्ट दी हाई कोर्ट ऑर्डर। और जाकिया जाफरी साहब के वकील हैं कपिल सिब्बल। मुद्दा क्या है ये समझ लीजिए। मुद्दा है कि जो SIT और कोर्ट है उसने जाफरी साहब की कंप्लेन जो सिर्फ गुलबर्गा सोसाइटी तक सीमित नहीं है। उनका बार बार ये कहना है कि जो जाकिया जाफरी साहब हैं, वो साहिबा हैं, वो केवल गुलबर्गा सोसाइटी में तक उस कंप्लेन को नहीं, उसका वाइडर बात के लिए उसको कहना चाह रही हैं और इसको चाह रही हैं कि कोर्ट उसको वाइडर पर्सपेक्टिव से देखे। जाकिया जाफरी साहब की जो कंप्लेन है और लार्जर इश्यूज़ को एड्रेस कर रही है, जैसे कपिल सिब्बल साहब ने कल उसमें
बहस की। उन्होंने कहा जैसे आशीष खेतान का नाम आप सब लोग जानते होंगे, अब आम आदमी पार्टी में है। एक समय तहलका के वन ऑफ द वेरी ब्राइट जर्नलिस्ट, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के बहुत से स्टिंग किए थे गोधरा रॉयट्स के बाद। और गुजरात में उस समय जो पत्रकारिता कर रहा था वो मुश्किल चीज़ें हैं। उसमें से एक राना अयूब भी है, राना अयूब की एक किताब भी है, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे। बहुत से स्टिंग ऑपरेशन हुए थे। कपिल सिब्बल साहब ने इन्हीं आशीष खेतान साहब की बात करते हुए कहा है कि जो उनके पास साक्ष्य और एविडेंस हैं उसको कुछ पार्ट में एक्सेप्ट किया है एसआईटी ने और कुछ पार्ट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से छोड़ दिया है। क्योंकि खेतान साहब का जो स्टिंग था वो बिल्कुल ये था कि ये वाइडर कॉन्स्पिरेसी है, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, ये केवल गुलबर्गा सोसाइटी तक नहीं है। तो क्या ये केवल गुलबर्गा सोसाइटी की बात या अब लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात होगी, इस पे मूल रूप से बातचीत चल रही है। सिब्बल साहब ने कहा कि एसआईटी ने जो क्रूशियल साक्ष्य को इग्नोर किया है और और ये उन्होंने साफ साफ कहा टू गिव अ क्लीन चिट टू दी देन गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लार्जर केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये उन्होंने कपिल सिब्बल साहब ने कल कोर्ट में इस बात को कहा। अब इस पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी वांट टू सी द क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। और फिर उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया, इट विल हैव द रीजन। और 10 नवंबर को इसकी डेट लगी है। मेरे हिसाब से अगर इसमें एक न्यायपूर्वक एक ठीक से जांच हो जाती है और अगर कोर्ट सुन रहा है, और जैसा इस समय एक सुप्रीम कोर्ट जनरली थोड़ा न्याय की तरफ भी देख रहा है, तो शायद ये जो गोधरा का जिन है वो फिर से बोतल से बाहर निकल आएगा। अब जरा बात कर लें, जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि क्या ओम प्रकाश राजभर नए राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं। आपको याद है पहले रामविलास पासवान जी को कहा जाता था कि जिधर सत्ता जाती थी वो उनको पहले सेंस हो जाता था टाइमिंग का और वो उसी पक्ष के साथ जुड़ जाते थे। कल 19वां स्थापना दिवस था। वो जो सुहेल जो उनकी राजभर साहब की पार्टी है SBSP, और उसकी एक बड़ी रैली उन्होंने मऊ में की। उस रैली में उन्होंने वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत का नाम दिया और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई इस रैली में उसके मुख्य अतिथि अखिलेश यादव होंगे जो सपा के अध्यक्ष हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा था कि इस रैली में सपा अपने लोगों को लेकर ना आए, ये केवल हम लोगों की महापंचायत है और इसमें एज चीफ गेस्ट हम अखिलेश यादव जी को बुला रहे हैं, जहां पे हम बाकी चीज़ें अनाउंस करेंगे। उन्होंने कुछ अपनी फोटो भी लगाई हैं कि वो दिखा रहे हैं कैसे वो डंडे में झंडा लगा रहे हैं। मतलब वो उसके अध्यक्ष होने के बाद भी वो जो एक सामान्य कार्यकर्ता काम करता है वो भी राजभर साहब कर रहे हैं। अब वहाँ पे कल विशाल रैली थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बड़ी रैली थी। उस रैली में अखिलेश यादव जी पहुँचे तो एक वहाँ पे एक नया नारा हुआ कि जैसे बंगाल की तर्ज पे कि खेला होबे, उसी तरह से यहाँ पे नारा दिया गया बीजेपी के लिए कि खदेड़ा होबे, कि अब यहाँ बीजेपी को खदेड़ा जाएगा। मैं मौसम विभाग इसलिए बोल रहा था राजभर साहब को कि पिछले बार वो विधानसभा 2017 का इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़े थे, उनको 8 सीटें मिली थी, वो 4 सीट पे जीते थे। और मुख्य रूप से ओम प्रकाश राजभर मूलतः पॉलिटिकल आदमी है, तो ये बिल्कुल तय बात है कि पैसे से ज़्यादा अगर कोई कहे ना कि आज के लोग पैसा नहीं, पैसे से ज़्यादा उनको समझ में आता है कि उनका वजूद कहाँ है, उनके लोग कहाँ हैं और हवा किस तरफ बह रही है। तो ऐसा माना जाता है कि उनको भी वो सेंस ऑफ हवा का रुख पहचानना बहुत ठीक होता है और शायद इसीलिए वो चले गए हैं सपा के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार के विरोध में एक बड़ी हवा बह रही है। अब पहले समझ लें कि एक दिक्कत अभी यह है कि वहाँ पे तो तय हो गया और कह दिया गया है दोनों लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी सीट ईट पे मामला फंसेगा, वो होगा। एक चीज़ इसमें और देखने वाली है कि जो ओवैसी साहब हैं AIMIM वाले, ये बहुत साथ साथ इन लोग बातचीत किए थे, अब उनका क्या रुख होगा, क्योंकि वो तो उनको लगता है कि वो SP के साथ चले जाएंगे तो शायद उनका जो मुस्लिम वोट है, अब कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके मैदान में कूदने से बीजेपी का फ़ायदा होता है। जो भी हो, अब ओवैसी साहब के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है।
एक चीज़ और है, ये जो एसपी पार्टी है ओम प्रकाश राजभर साहब की, ये संगठन के रूप में जिस भी जिले में है खूब मजबूत है। पूरे 403 सीट में नहीं है, लेकिन जो भी कोई कहता है 50 सीट, कोई कहता है 60, कोई 70, 80, 100 जो भी सीट है, जहाँ जहाँ जिस जगह ये पे हैं, इनका संगठन खूब ठीक से मजबूत है और इनके पास एन ब्लॉक कुछ वोट हैं। अब वो वोट इनके कहने से देते हैं नहीं देते हैं वो एक अलग बात होगी। अब मैं अंतिम बात पे आ जा रहा हूँ। आपको भी सुन के अजीब सा लगेगा, क्या शराब नशे के बिना पॉलिटिक्स चल सकती है? ये मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि अभी कल या परसों कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई गई। कांग्रेस अध्यक्षा ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सारे जनरल सेक्रेटरीज, सारे सेक्रेटरीज और सारे प्रदेशों के अध्यक्ष को बुलाया गया और कांग्रेस ने ये कहा है कि वो 1 नवंबर से अपना सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। वहाँ पे राहुल गांधी ने कुछ बातें कही, उसमें से 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो अभी हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे, उन्होंने इसमें राय ली है। उनका कहना यह था कि क्या हम लोग इसमें ये कहें कि जो नशा करता हो या जो ड्रग्स लेता हो वो इसमें एक सेल्फ एफिडेविट दे कि मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं किसी तरह का मादक उसका वो नहीं करता हूँ। और फिर उन्होंने बहुत साफ बाकी लोगों से पूछा कि भाई इस पर बताइए कि कितने लोग वो दूसरी बात उन्होंने कही कि इस सदस्यता में एक चीज़ और लिखा जाए कि भाई मैं खादी ही पहनूंगा, क्योंकि खादी का एक गांव से उसका है, उसका एक फिलॉसफी है, उसका एक दर्शन है। लेकिन अब बात ये थी, वहाँ जब साफ साफ पूछा गया तो कुछ लोगों ने कहा कि सब हम लोग पीते हैं, हमारे स्टेट में पिया जाता है, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम पीते हैं, कुछ गोलमोल जो भी बात उसमें हुई हो। तो कितना ये प्रैक्टिकल बात है, और क्या इलेक्शन जीतने के लिए लोग कहते हैं ना थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। मैं 2-3 इंसिडेंट इसलिए कोट कर रहा हूँ, 2-3 चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, और फिर इसी को लेके प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहली चीज़, हम लोगों की कुछ गलत चीज़ें हम लोग जो करते हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे रोज़ के ज़िंदगी में वो इतनी ढल गई हैं कि उसको हम लोग गलत मानते ही नहीं हैं। जैसे ट्रेन में आरक्षण लेने के लिए या सीट लेने के लिए जो पैसा देते हैं वो हम लोग मानते नहीं, याद भी नहीं रहता है कि वो पैसा लिया था। किसी को याद रहता है? नहीं याद रहता है। जब अगर खुदा न खास्ता कोई कचहरी जाता है या अदालत में जाता है तो वहाँ पेशकार को या उसको जो घूस देता है वो उसको घूस की कैटेगरी में माना जाता है। उसको घूस की कैटेगरी में ना वकील मानता है, ना मुवक्किल मानता है, ना जज साहब मानते हैं, उसको घूस की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। वो रच बस गया है हमारी उसमें। क्या इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए हमारे और आपके घर के बच्चों को जब कैपिटेशन फीस हम लोग देते हैं तो क्या हम उसको घूस की कैटेगरी में रखते हैं, या उसको हम ये बताते हैं कि मैंने कैपिटेशन 20 लाख दिया, मैंने 50 लाख दिया, मैंने वहाँ ये हमारा मैंने कितना घूस दिया, ये हमारी शायद सामाजिक स्थिति को भी बताता है। और हम इसको बहुत प्राउडली, बहुत ही गर्व के साथ ये बताते हैं कि मेरा लड़का वहाँ है, मैंने इतना कैपिटेशन दे दिया। और एक छोटी सी बात और, क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पे मेरी जो समाज था उसमें से 10 में से 9 लोग ये काम किए। आर्मी कैंटीन से जब शादी होती है तो वो जो एक सूटकेस आता था, एक ये सब आता था, वैनिटी बैग आता था, ये किस घर, और प्रेशर कुकर आता था। ये हमारे जब आज से 30, 35, 40 साल पहले जो शादियां होती थी, शहर में रहने वाले कितने घरों में अगर आप फौज में हैं चाहे नहीं हैं, अगर आपका भाई, चाचा, नाना, ताऊ, फूफा कोई भी है, उसके माध्यम से आता था कि नहीं आता था। हालांकि ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली है कि वो जो सामान है वो केवल फौज में काम करने वालों के लिए है, वो उनके दोस्त रिश्तेदारों के लिए नहीं है। लेकिन हम सब लोग इसको किया और इसको हम लोग कभी गलत मानते भी नहीं थे। मैं नशे के बारे में एक बात इसलिए और कह दूं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नशा एक आज की तारीख में क्या हो गया है कि अगर आप देशी पिए, आप गांजा पिए तो आप ऐसे ही, लेकिन अगर आप ग्रास ले रहे हैं, इफ़ यू आर हाई, और मालूम नहीं उसके क्या क्या नाम है, तो आप बड़े आदमी हैं। मेरे कितने दोस्त मित्र हैं जिनके यहाँ मूल रूप से जब वो मेरे उम्र के थे और जब बड़े हो रहे थे, मेरे दोस्त मित्र, मैं सामाजिक उस रिश्ते की बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, जिनके घर में, जैसे मैं जिस समाज से आ रहा हूँ, मेरी जो परवरिश हुई है उसमें शराब को चरित्र से उसका सीधे सीधे वो था कि जो शराब पीता है वो दुष्चरित्र है। मेरे लिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, ये बहुत कष्ट की बात होती है। मैंने बहुत जगह एक बार सोचा कि मैं उन जगहों पे नहीं जाऊँगा जहाँ पे शराब परोसी जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद फिर मैं जो अगर साल के मान लीजिए 50 शादी ब्याह में जाता हूँ
तो शायद 48 शादी ब्याह में मैं नहीं जा पाऊंगा। शराब अब हमारे समाज का ऐसा हिस्सा हो गई है और मुझे देख के दुख होता है कि मेरे समाज के लोग अपने बेटों के साथ बैठ के जाम से जाम लड़ाते हैं एंड दे फील प्राउड ऑफ इट। ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो आ गए थे, वी जस्ट केम, एक बॉटल ले आया था हमने। मतलब मेरे लिए तो मरने जैसी बात हो जाएगी कि अगर मेरा लड़का, मेरा भतीजा, मेरा भांजा मुझसे आके, अव्वल तो मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं टीटोटलर हूँ, लेकिन अगर वो मेरे सामने बैठ के कोई पीने लगे, ये मैं समझता हूँ कि एक आज वयस्क एडल्ट को पूरा हक है उसके अपनी जीवन जीने का। अगर कोई शराब पीता है मेरा मुझसे अगली जनरेशन का, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे सामने अगर बैठ के पी रहा है तो मेरे लिए वो बहुत कष्टकारी होगा। मैं उस समाज से आ रहा हूँ। नेता को भी इसीलिए शायद राहुल गांधी को ये लगता है कि जो नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है, उसको शराब वराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि एक नेताओं के बारे में एक जनरल राय नहीं, एक सब नेता भ्रष्ट हैं, जैसे सब सिविल सर्वेंट भ्रष्ट हैं। तो उसको वो कहीं चेंज करने की शायद कोशिश है। अब जो एक प्रशांत किशोर जी हैं, उनका कहना है, अब वो तो पुराने ही वो कह रहे हैं कि नहीं, जो राहुल गांधी हैं वो कभी पावर में नहीं आ पाएंगे, बीजेपी अगले कई दशकों तक पावर में रहेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो जोड़ तोड़ चुनाव, इसको तोड़ो, उसको लो, इसको ले जाओ। ये ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, क्या केवल चुनाव के डर से कि हम चुनाव में हार जाएंगे, जीत जाएंगे, सही बात कहना भी बंद कर दिया जाए? क्या ये बात भी बंद कर दी जाए कि कम से कम समाज में उस पॉलिटिकल, उसमें मैं इसको ठीक इसलिए मान रहा हूं, कम से कम बात तो हुई। कितना उस पर लगाम लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने कहने की हिम्मत तो की एक सार्वजनिक मंच पे, चर्चा के दौरान, विमर्श के दौरान, कि शराब, नशा, खादी, ये भी आज हम लोग चर्चा करने की हिम्मत तो कोई कर रहा है। आज केवल इतना ही, अगली बार नए एपिसोड के साथ। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।